बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के साथ आज लास्ट लेक्चर है मेरा। आज हम समराइज़ करेंगे तमाम जो लेक्चर्स हैं उनको, सो दैट कि आपको एक ओवरऑल इम्प्रेशन मिल जाए व्हाट इज़ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। सो हमने HCI में जब स्टार्ट लिया तो हमने ऑब्वियसली ह्यूमन से स्टार्ट लिया, कंप्यूटर से स्टार्ट लिया और फिर इंटरेक्शन पे बात की और उसके बाद उसकी जो HCI के मुख्तलिफ पैराडाइम्स हैं उन पे बात की। सो ओवरऑल हमारे 31 लेक्चर्स जो हैं वो इन चीज़ों को कवर करते रहे HCI में। सो हमने पैराडाइम्स में जब बात की तो हमने इंटरेक्शन डिज़ाइन बेसिक्स की बात की, HCI इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बात की, डिज़ाइन रूल्स की बात की, इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट की बात की, वैल्यूएशन टेक्निक्स की बात की, यूनिवर्सल डिज़ाइंस की बात की, यूज़र सपोर्ट की बात की, कॉग्निटिव मॉडल्स की बात की, सोशो ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज एंड स्टेक होल्डर्स रिक्वायरमेंट्स की बात की, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन मॉडल्स फिर हमने डिस्कस किए, टास्क एनालिसिस को देखा, डायलॉग नोटेशंस एंड डिज़ाइंस की तरफ फिर हम गए, फिर मॉडल्स ऑफ द सिस्टम को देखा, फिर हमने ये देखा कि हाउ टू मॉडल रिच इंटरेक्शन, ग्रुपवेयर क्या है, यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग और ऑगमेंटेड रियलिटीज़ क्या हैं, हाइपरटेक्स्ट मल्टीमीडिया और वर्ल्ड वाइड वेब का फ़र्क देखा, उनको समझा के क्या चीज़ें हैं। सो अब हम एक ओवरव्यू जो हम करना चाहें और मैप करना चाहें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को, तो हम कैसे करेंगे। ऑब्वियसली जो भी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है उसके दो मेजर एस्पेक्ट्स जो हमेशा अपने जहन में रखने होते हैं, वो उसका यूज़ है और उसका कॉन्टेक्स्ट है। किस काम के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ होना है और फिर वो यूज़ होना है। ये नहीं है कि हम ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन का कोई मॉडल बना दें और वो यूज़ ना हो। अगर उसका यूजेज नहीं है तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। जो हमने पूरी स्टार्ट लिया था और इसको ओवरऑल डिस्कस किया, वो हमने चाहा यही कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाल, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल बनाएं। सो यूज़फुल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो यूज़ हो। जब वो यूज़ ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो यूज़फुल नहीं रहेगा। तो हमें कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली ये देखना है कि वो किस सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम ये सिस्टम बना रहे हैं, उनका वर्क क्या है, वो किस एरिया में काम कर रहे हैं, उन्होंने उस हवाले से क्या क्या उनके यूज़र्स हैं, उस सारी चीज़ों को हमें अपने जहन में रखना है, तभी हम जो है कॉन्टेक्स्ट में रख सकेंगे। फिर हमने, क्योंकि ह्यूमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, इंटरेक्शन है, सो हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ह्यूमन और मशीन को आपस में, कंप्यूटर को कैसे फिट किया जाए। अगर वो फिट प्रॉपर नहीं होंगे और ह्यूमन और मशीन दोनों में अडाप्टेशन को कैसे इनकरेज किया जाए ताकि वो ह्यूमन जो है वो मशीन की इंटरफेरेंस को अडाप्ट कर सके, इसी तरह मशीन जो है वो यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको अडाप्ट कर सके। सो ये इसका एप्लीकेशन एरिया हो जाता है। अगर हम यूज़ एंड कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, सो ये यूज़ एंड कॉन्टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर इस यूज़ एंड कॉन्टेक्स्ट से जब हम निकलते हैं तो फिर हम एप्लीकेशन एरियाज़ में आते हैं। जब हम एप्लीकेशन एरियाज़ में आते हैं तो हमारे पास ह्यूमन है, कंप्यूटर है, उनके दरमियान अब हम कैसे काम करेंगे। सो ह्यूमन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो होती है वो सारी उसके माइंड में हो रही होती है, उसके ब्रेन में हो रही होती है, हम उसको देख रहे होते हैं। फिर वो जो उसकी वेज हैं कम्युनिकेशन के, वो उसकी लैंग्वेज है, फिर वो यूज़ करता है अपनी कम्युनिकेशन के लिए। फिर उसके जो सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, वो उसकी इंटरेक्शन का ज़रिया बनते हैं, चाहे वो आइज़ हों, चाहे वो हेयरिंग हो, चाहे वो स्पीच हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो फील हो और चाहे वो स्मेल हो। सो ये पांचों सेंसेस के साथ हम अपने कम्युनिकेशन और इंटरेक्शंस करते हैं ह्यूमंस। फिर
ह्यूमन जब भी मशीन के साथ इंटरेक्ट करेगा या कोई भी काम करेगा, उसकी एर्गोनॉमिक्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एर्गोनॉमिक्स अगर हम एर्गोनॉमिक्स को ठीक नहीं रखेंगे, पोस्चर को ठीक नहीं रखेंगे, उसको उसके काम कराने के लिए उस ईज ऑफ यूज अगर नहीं होगा किसी भी काम के लिए उसको, तो वो जल्दी टायर्ड भी हो सकता है या बोर हो सकता है। सो दोनों एस्पेक्ट, फटीग हो सकती है, ये सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिससे उसके वर्क पे, उसके यूज़ पे, उसके जो आउटपुट पे वो असर पड़ेगा। उस चीज़ को भी इसमें ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में इम्पोर्टेंस दी जाती है। फिर कंप्यूटर में ऑब्वियसली जो चीज़ें आ जाती हैं वो आ जाती हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के कौन सी यूज़ हो रही हैं, क्योंकि वहाँ से ही इंटरेक्शन शुरू होगा। फिर उसके अंदर हमने जैसे बात की थी कि ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स कैसी होंगी, फिर डायलॉग टेक्निक्स कौन सी यूज़ करनी है, किस जेनरे में काम हो रहा है, उस वो डायलॉग का जेनरे वही रहेगा, उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर नहीं होगा तो फिर बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और बेस्ड ऑन डायलॉग टेक्निक एंड जो डायलॉग जेनरे एंड इवन ग्राफिक्स, हम डायलॉग का आर्किटेक्चर क्या डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि ये डायलॉग का आर्किटेक्चर जो है ये उसको इन्वॉल्व रखेगा ह्यूमन को। सो बेसिक आइडिया ये है कि कंप्यूटर के साथ ह्यूमन को मेजॉरिटी टाइम इन्वॉल्व रखा जाए, इंटरेक्ट, ताकि वो करता रहे, और जब वो इंटरेक्ट करता रहेगा तो यूज़ खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। फिर डेवलपमेंट प्रोसेस में हमने ये देखा था कि हमने एग्जांपल सिस्टम लेके चलना है, उसकी केस स्टडीज़ को डिज़ाइन अप्रोचेज़ में लेके चलना है, फिर उसको इवेल्युएट करने के हमारे पास टेक्निक्स होनी चाहिए, ताकि हम जो भी डिज़ाइन अप्रोच लेके चल रहे हैं उसकी इवेल्युएशन प्रॉपरली होती रहे कि आया ये फिट भी है या नहीं है। ये जब इवेल्युएशन प्रोसेस चलेगा तो फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स एंड टूल्स आ जाएंगे, जहाँ पे फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में भी यूज़र की इंटरेक्शंस को इवेल्युएट किया जाएगा। बहुत सारी हमने टेक्निक्स देखी थी, टूल्स देखे थे इम्प्लीमेंट करने के, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसको इवेल्युएट करने के। तो इवेल्युएशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व रहेगा, और जिसकी वजह से हमारा सिस्टम बेहतर से बेहतर हम उसको करते चले जाएंगे। अब हम बेसिक्स पे आ जाते हैं। वंस अगेन विल कवर द ह्यूमन। अब ह्यूमंस को हम ये कहते हैं कि वो अपनी कैपेसिटी में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, और इस वजह से ये जब हम डिज़ाइन कोई भी सिस्टम कर रहे होते हैं तो ये उस पर एक इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ले आता है, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। डिज़ाइन बाज़ दफ़ा इसकी वजह से फेल हो रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपनी कैपेसिटी में जो है वो बड़ी इंफॉर्मेशन, बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया होता है। बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें या इनफैक्ट कम समटाइम्स बड़ी जो फॉल्ट्स होती हैं उनको भी वो प्रोसेस नहीं कर पाता, और जब वो डिज़ाइन में हम करने लग जाते हैं सिस्टम को, तो हमें पता चलता है कि यह तो डिज़ाइन में इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा फॉल्ट है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो इसको रिजॉल्व करना फिर इम्पॉर्टेंट बन जाता है, डिज़ाइन फेस पीछे चला जाता है। सो ये इसलिए इम्प्लीकेशन करता है ह्यूमन जब भी डिज़ाइन हो रहे होते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि जो यूज़र है वही सिर्फ उसकी प्रॉब्लम है, ये जो डिज़ाइनर है उसकी भी प्रॉब्लम है, जो मैनेजर है जो ये सारा प्रोसेस मैनेज करवा रहा है उसकी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वही कॉम्प्रीहेंड क्या कर रहा है उस कॉम्प्रीहेंशन के मुताबिक वो डिज़ाइन बना रहा है। जो डिज़ाइनर है, जो यूज़र है, उसने कोई इन्फॉर्मेशन दी मैनेजर को कि ये प्रॉब्लम हो रही है, मैनेजर ने उसमें से कितनी एक्सेप्ट की, कितनी उसने इग्नोर कर दी, फिर वो जब आगे पास ऑन हुई डिज़ाइनर को तो डिज़ाइनर ने कितनी एक्सेप्ट की, कितनी इग्नोर कर दी, सो ऑन सो फोर्थ जो है वो प्रॉब्लम्स इसलिए बढ़ती चली जाती हैं और डिज़ाइन में बाज़ दफ़ा प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। इसीलिए HCI में ये रखा गया है कि ह्यूमन के साथ जब इवैल्यूएशन, जो हमने लास्ट भी अभी देखा है पिछली स्लाइड में, कि इवैल्यूएशन प्रोसेस है ताकि हम यूज़र को भी, डिज़ाइनर को भी, और मैनेजर्स और जो भी एलाइड सपोर्ट के लोग हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट रखें, उनको साथ लेके चलें। Information is received and responses given via number of input and output channels। अब हमने बात की
कि हमारे पास कौन कौन से इनपुट और आउटपुट चैनल है। हमारे पास सबसे पहले विजुअल चैनल है, ऑडिटरी चैनल है, हैप्टिक चैनल है, मूवमेंट चैनल्स हैं। सो ये वो चैनल्स हैं जिनके साथ हम इंफॉर्मेशन रिसीव भी कर रहे हैं और फिर उसके मुताबिक हम अपनी रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हुई वो इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं मेमोरी में, और मेमोरी हमने कहा कि सेंसरी मेमोरी है। जैसे ही कोई चीज़ हमने सुनी वो इमीडिएटली हमारे जो कान के साथ जो मेमोरी अटैच है, पोर्शन अटैच है, उसमें स्टोर हो गई। जो चीज़ हमने टच की वो हमें फीलिंग आ गई, वो फीलिंग स्टोर हो गई। जो चीज़ हमने देखी वो आँख के रेटिना से इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर हो गई। ये जो इंफॉर्मेशन जैसे ही हम रिसीव करते हैं और उसको सेंस करते हैं और उसको जब स्टोर करते हैं तो वो सेंसरी मेमोरी में होती है। फिर ये सेंसरी मेमोरी से जब ये इंफॉर्मेशन कुछ मैच्योर हो जाती है, सो वो इंफॉर्मेशन फिर शॉर्ट टर्म या उसको हम वर्किंग मेमोरी कहते हैं, उसमें चली जाती है। वर्किंग मेमोरी में ये स्टोर रहती है जब इंफॉर्मेशन रेगुलर आ रही होती है, और जितनी ये करंट रहती है तो ये वर्किंग मेमोरी में स्टोर रहती है। जैसे ही ये जब ये इंफॉर्मेशन करंट नहीं रहती और इसका मुसलसल आना जो है वो ख़त्म हो रहा होता है, तो फिर ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से, और लेकिन ये बहुत दफ़ा आई हुई होती है, कई दफ़ा आपने इसको देखा हुआ होता है, कई दफ़ा आपने टच किया होता है, कई दफ़ा आपने उसकी मूवमेंट देखी होती है, तो वो फिर जो इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिसीव हो जाती है और फिर वो करंट नहीं रहती, वो इंफॉर्मेशन थोड़ी सी हिस्ट्री में जा रही होती है, तो वो फिर हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ब्रेन में परमानेंटली एक तरह से स्टोर हो जाती है और फिर वो हमारा एक लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन के रह जाती है। फिर इंफॉर्मेशन जो आई हुई होती है उसको अब हमने प्रोसेस भी करना होता है और अप्लाई भी करना होता है। इस प्रोसेस करने के लिए हमें रीजनिंग करनी पड़ती है कि भाई अब हमने देखा कि बच्चा मूव कर रहा है और उसकी मूवमेंट से हमने ऑब्जर्व किया कि अब ये बच्चा गिरने वाला है। सो ये जब हमें ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी, इसकी हमें रीजनिंग करनी पड़ेगी कि क्यों, और ये दिमाग कर रहा होता है, ब्रेन कर रहा होता है कि वाई ही और शी इज द बेबी इज फॉलिंग डाउन, और वाई वी थिंक द बेबी विल फॉल डाउन। तो वो जो रीजनिंग होगी कि उसका स्टेप ऐसा है, या अचानक ही जगह जो है वो अनइवन हो गई है, या आपको लग रहा है कि स्टेप आ गया है, अब वो स्टेप पे सीढ़ियों पे नीचे वाली सीढ़ी पे आ गया है या ऊपर वाली सीढ़ी की तरफ जा रहा है और स्टेप सही नहीं उठा। ये सारी रीजनिंग जो है वो आपको वो इवेंट देख के जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो उससे आप प्रोसेस कर रहे हैं और रीज़न कर रहे हैं। जैसे ही आपने ये इस्टेब्लिश कर लिया रीजनिंग के साथ कि ये बच्चा अब गिरने वाला है या गिर जाएगा, फिर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे कि अब ये इसको चोट लग सकती है, तो सो व्हाट यू विल डू, यू विल ट्राई टू सेव द बेबी कि वो गिरे ना। आप सबसे पहला आपका रिएक्शन ये होगा कि आप उसको, बेबी को बचाएं, भागें, उसकी तरफ दौड़ें उसको, या उसको अगर ये लगता है कि दौड़ने या भागने से वो कहीं घबरा के तेज़ी में स्टेप ना ले ले तो उसकी अटेंशन डाइवर्ट करें, अपनी तरफ बुलाएं, उसको सेफ्टी की तरफ कॉल करें। सो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई चोट लग गई है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग वहाँ से आगे बढ़ेगी और अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये सोचेंगे कि इसको डॉक्टर को दिखाऊं, इसको चेक करूं, क्या करें। सो आपके वो प्रोसेस शुरू हो जाएंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी प्रोसेसिंग का पार्ट बन जाती हैं। इसी तरह जो है हम स्किल एक्विजिशन भी करते हैं। किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके, किसी चीज़ को देख के या किसी चीज़ को इस्तेमाल करके, जैसे अब हम कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने में हमारी स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। ये जो इम्प्रूवमेंट है या ये जो हम कंप्यूटर का यूज़ है, या आप HCI जैसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो अब HCI की स्किल्स आप अपने अंदर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप इसमें असाइनमेंट्स करेंगे, क्विज करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, और अगर कोई शौक़ होगा और आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी HCI से कर लेंगे तो ये आपकी स्किल एक्विजिशंस हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन
थ्रू वीडियो लेक्चर्स मिली, उनको आपने प्रोसेस किया एंड देन यू ट्राई कि अब ये स्किल्स आप इसको हासिल करें। सिमिलरली एरर हैंडलिंग करते हैं, आपके एरर को कैसे अगर अकर हो गई है तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम ये रीज़न करेंगे ये एरर हुई क्यों है, ये फॉल्ट कहाँ पे है, और फिर हम उस फॉल्ट को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोसेस हो जाएगा। इमीडिएट जो हमारा टास्क होगा वो ये होगा कि एरर हैंडलिंग हो जाए ताकि हम इस एरर से निकल के काम को आगे चलाएं। सो ये भी एक इंफॉर्मेशन जो है हम प्रोसेस करके और अप्लाई करते हैं। अब ह्यूमन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो इमोशन जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को। अगर आपका मूड ख़राब है, आप ये लेक्चर उस मूड ख़राबी में सुन रहे हैं, तो आपको ये बहुत सारी बातें समझ ही नहीं आएंगी, क्योंकि आप जो आपके इमोशंस हैं वो थोड़े से उसकी वजह से नेगेटिव हुए हैं, और नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो कभी भी पॉजिटिव काम नहीं करने देते, उनका इन्फ्लुएंस थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है कि आपने अपने इमोशंस को थोड़ा सा कूल डाउन करने की कोशिश करनी है, उनको थोड़ा सा बैलेंस करना है, और फिर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपका काम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, कोर्स अच्छी तरह से समझ में आएगा, लेक्चर्स अच्छी तरह से समझ में आएंगे। इसी तरह से वर्क फ्लो में जब ये हमारे यहाँ बड़े सेइंग है कि ख़ासतौर पे सिक्योरिटी फोर्सेस में या ये जो फौज में या पुलिस में इन इदारों में तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि इवन ब्यूरोक्रेसी में भी होता है कि अफसर से डांट पड़ती है जूनियर अफसर को, वो फिर अपने से जूनियर को और जूनियर को और इवेंचुअली सिपाही तक जो है वो बात जाती है, और सिपाही फिर वो घर में बेगम पे अपनी निकालता है और बेगम बच्चों पे निकालती हैं, सो ऑन सो फोर्थ। सो ये प्रोसेस चलता रहता है अपने इमोशंस को डांट खा के आगे बढ़ाने का, और हम पास ऑन करते रहते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो प्रॉब्लम आपने क्रिएट की है उसकी वजह से आपको डांट पड़ी है तो वो आप तक ही रहे, उससे आगे ना जाए, ताकि बेजा किसी को हम अपने इमोशन की वजह से ख़राब ना करें या उसके साथ ज़्यादती ना करें। सो ह्यूमन में यूजर शेयर्स कॉमन कैपेबिलिटीज़ बट आर इंडिविजुअल्स विद डिफरेंसेस विच शुड नॉट बी इग्नोर्ड। अब जो प्रॉब्लम एक और आती है ह्यूमंस के साथ जब काम करते हैं, खासतौर पे अगर एक ही वर्क ग्रुप में काम हो रहा है, तो वो उनके पास हो सकता है कि कॉमन स्किल्स हों, कॉमन कैपेबिलिटीज़ हों, वो बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो सारे अकाउंटेंट्स हैं, सारों ने पढ़ के आए हुए हैं, सबको पता है अकाउंट्स के बारे में, लेकिन अब हर इंडिविजुअल का काम करने का तरीका डिफरेंट है, उसको हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है, वो अपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के डिफरेंट तरीके से करता है। जब हम HCI का डिज़ाइन बना रहे हों तो हमें ये भी देखना होता है कि कहाँ पे उसको जो है हम कितने कॉमन एस्पेक्ट्स को उसमें केटर कर सकते हैं। अगर कॉमन एस्पेक्ट को हम केटर करें तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, लेकिन बाकी जो उनकी डिसजॉइंटनेस है उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो पूरे सिस्टम में तो मौजूद होनी चाहिए, लेकिन जो कॉमनैलिटीज़ हैं वो मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि वर्क फ्लो आपका सही रहे, वर्क चलता रहे। अब कंप्यूटर्स पे आ जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ईच ऑफ विच अफेक्ट्स द यूज़र ऑफ द सिस्टम। जो हम कंप्यूटर सिस्टम्स हैं वो हर चीज़ बहुत सारी एलिमेंट्स के साथ बना हुआ है, हर चीज़ जो है वो अफेक्ट कर रही होती है यूज़र के जो उस सिस्टम को यूज़ कर रहा है। अब इनपुट डिवाइसेस फॉर इंटरैक्टिव यूज़, इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो यूजुअली इंटरैक्टिव यूज़ के लिए होती हैं। माउस हो जाए, कीबोर्ड हो जाए, ये जब तक आप उसको हिलाते नहीं हैं, उसको प्रेस नहीं करते, उसको क्लिक नहीं करते, ये नहीं चलता। तो इंटरैक्शन तो इसमें मस्ट है, इंटरैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अलाउइंग टेक्स्ट एंट्री, ड्राइंग एंड सेलेक्शन फ्रॉम द स्क्रीन्स। तो ये जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये हमें अलाउ करती हैं कि हम टेक्स्ट करें, ड्रॉ करें, सेलेक्ट करें, वीडियो प्ले करें, जो भी काम करें वो हम उसके बगैर नहीं होता। टेक्स्ट एंट्री में हमारे पास ट्रेडिशनल कीबोर्ड है, फ़ोन के ज़रिए हम टेक्स्ट एंट्री करते हैं, स्पीच से करते हैं, और अगर हमारे पास स्टाइलस पेन है तो हम हैंड राइटिंग से भी कर देते हैं। तो मैं अगर करना चाहता हूँ तो मैं इसको
स्टाइलस के साथ हैंड राइटिंग भी अपनी डाल सकता हूँ। सो ये आपके पास एस्पेक्ट्स होते हैं इनपुट डिवाइसेस के जिनके आप कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस में जैसे हमने बात की कि प्रिंसिपली जो है वो माउस होता है, बट टच पैड भी होता है जो कि स्क्रीन पे होता है। बाज़ दफ़ा आपके पास मैंने पहले भी दिखाया था। फिर ये स्टाइलस और पेन्स वगैरह होते हैं जिनके ज़रिए हम काम कर सकते हैं। फिर जैसे हमने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी में किया था कि कुछ 3D इंटरेक्शन डिवाइसेस भी होती हैं जिनके ज़रिए हम अपना काम कर सकते हैं। फिर कंप्यूटर में आउटपुट जो है वो डिस्प्ले डिवाइसेस हैं, फॉर इंटरेक्टिव यूज़ भी होते हैं, कभी इंटरेक्टिव नहीं भी होते। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन मोस्टली यूजिंग सम फॉर्म ऑफ बिटमैप डिस्प्ले। जो हमारी स्क्रीन्स हैं यूजुअली वो बिटमैप हम कहते हैं, पिक्चरस डिस्प्ले हो रहा होता है। इवन जो कैरेक्टर भी नज़र आ रहा होता है वो स्क्रीन पे सॉर्ट ऑफ इन द फॉर्म ऑफ इमेज ही होता है, डिस्प्ले ही होता है। फिर लार्ज डिस्प्लेज हमने दिखाए थे उसमें अपने लेक्चर्स में, कुछ उनकी शॉर्ट्स वगैरह दिखाए थे कि आप देख सकें, ग्राफिक्स दिखाई थी, इमेजेस दिखाई थी। सो ये लार्ज डिस्प्लेज जो हैं वो आप आजकल आपको सड़कों पे भी नज़र आते हैं। इवन अब तो तकरीरों और जो तकरीबात हो रही होती हैं घर में, जहाँ पे ज़्यादा कमरे इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे भी आप ये लार्ज डिस्प्लेज वगैरह लगा लेते हैं। क्लासरूम्स वगैरह में भी होते हैं। इसी तरह सिचुएटेड डिस्प्ले होती हैं। वो सिचुएटेड डिस्प्ले जो आजकल जो साइन बिल बोर्ड्स वगैरह की जगह जो इंटरेक्टिव नॉट इंटरेक्टिव बट डिस्प्लेज जो आए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। उन पे आप इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसे फ़्लाइट इंफॉर्मेशन एयरपोर्ट्स वगैरह में नज़र आती है। ये ज़ाहिर बात है कि शेयर्ड भी होते हैं, पब्लिक यूज़ के भी होते हैं, और कुछ जैसे ATM मशीन्स वगैरह टाइप की जो डिस्प्लेज भी हैं और यूजेबल भी हैं वो पब्लिक यूज़ के लिए भी होते हैं। टच सिस्टम्स बहुत सारी जगहों पे दिए हुए हैं तो उनको आप यूज़ भी कर सकते हैं। डिजिटल पेपर में भी यूजेबल इन द नियर फ्यूचर। आप डिजिटल पेपर्स पे भी हमने बात की थी, शुरू के लेक्चर्स में दिखाया था। सो उसको भी यूज़ किया जा सकता है। फिर वर्चुअल रियलिटी सिस्टम्स एंड 3D विजुअलाइजेशंस हैव स्पेशल इंटरेक्शन एंड डिस्प्ले डिवाइसेस। और जैसे हमने बात की कि वर्चुअल रियलिटी में या 3D विजुअलाइजेशन जहाँ पे हम कर रहे होते हैं वहाँ पे इंटरेक्शन करने के लिए इनपुट भी और देखने के लिए आउटपुट भी जो डिवाइसेस होती हैं वो बिल्कुल स्पेशल भी हो सकती हैं। तो उनको भी हम अपने कंप्यूटर सिस्टम्स में लेके चलते हैं। अब वेरियस डिवाइसेस इन द फिजिकल वर्ल्ड भी जो है जैसे कि फ़िज़िकल कंट्रोल्स एंड डेडिकेटेड डिस्प्लेज, जहाँ पे फ़िज़िकल कंट्रोल होता है या डेडिकेटेड डिस्प्लेज होते हैं। जैसे मैंने बात की ATM वगैरह की, वो ATMs भी होते हैं। कहीं पे आपके पास जो ख़ासतौर पे प्रोडक्शन यूनिट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे फ़िज़िकल कंट्रोल्स भी थ्रू सिस्टम्स हो रहे होते हैं। सो वो भी हो सकता है। फिर साउंड, स्मेल एंड हैप्टिक फीडबैक जो है वो भी हम देने की कोशिश कर रहे होते हैं सिस्टम को। उसके लिए भी डिवाइसेस, सेंसर्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं और उनको भी हम यूज़ कर रहे होते हैं। सो माइक यूज़ हो रहा होता है साउंड भेजने के लिए, स्पीकर्स यूज़ हो रहे होते हैं। हैप्टिक फीडबैक के लिए हम टच सिस्टम्स हमने कुछ बनाए हुए जो कि यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर सेंसर्स फॉर नियरली एवरीथिंग इंक्लूडिंग मूवमेंट, टेम्परेचर, बायो सिग्नल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो हमारे पास अब सेंसर्स पे जिस तरह काम हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी पे जिस तरह से काम हो रहा है, सो नियरली एवरीथिंग के लिए हम अब सेंसर्स बना रहे हैं। तकरीबन हर चीज़ के लिए सेंसर्स बनते जा रहे हैं। सो वो भी हैं। फिर पेपर आउटपुट एंड इनपुट, जो पेपर किसी ज़माने में इनपुट भी पेपर से जाती थी, आउटपुट भी पेपर पे आती थी, अभी भी वो थोड़ा सा यूज़ होता है। इसी तरह पेपर को हटाने के लिए अब पेपरलेस ऑफिस भी आ गए हैं या लेस पेपर ऑफिस आ गए हैं कि जहाँ कम से कम पेपर्स को यूज़ किया जाए, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाए। सो ये भी एक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर स्टाइल्स एंड फ़ॉन्ट्स। अब प्रिंटर्स में अब तरह तरह के प्रिंटर्स हैं, उनकी तरह तरह की डॉट मैट्रिक्स था, फिर लाइन प्रिंटर आया, फिर उसके बाद लेज़र प्रिंटर आ गया, इंकजेट आ गया, फिर लेज़र आ गया,
और अब 3D प्रिंटर्स आ गए हैं और 3D ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं। स्कैनर्स एंड ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन स्कैनर्स भी यूज़ करते हैं और हम OCRs वगैरह भी यूज़ करते रहते हैं। ये सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में शामिल हैं। फिर हमने कंप्यूटर में भी मेमोरी होती है, हमने शॉर्ट टर्म मेमोरी का नाम रैम रखा हुआ है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल डिस्क में, जो हमारी हार्ड डिस्क या CD और DVDs वगैरह हैं उनमें, या अब हम फ्लैश मेमोरीज वगैरह यूज़ करते हैं तो उनमें ये लॉन्ग टर्म मेमोरी कहलाती हैं। कैपेसिटी लिमिटेशंस जो है वो रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड वीडियो स्टोरेज होती है। डिपेंड करता है कि कैसे उसकी कैपेसिटी कि हम स्टोर क्या कर रहे हैं। अगर हमने 1 GB की एक ली हुई है डिस्क, या अब तो 1 GB बहुत छोटा है, लेकिन अगर हमने 4 GB की फ्लैश डिस्क ली हुई और उसमें एक बड़ी सी 4 GB की ही वीडियो फाइल स्टोर कर दी तो बात ही ख़त्म हो गई। आगे आप क्या करेंगे? उस पर डिपेंड कर जाता है कि हम क्या करें। लेकिन अगर आप छोटे छोटी टेक्स्ट फाइल्स आपने उसमें स्टोर की हैं तो मिलियंस और बिलियंस भी यूज़ हो जाती हैं। डिपेंड करता है कि क्या चीज़ स्टोर कर रहे हैं। एक्सेस मेथड एज दे लिमिट और हेल्प द यूज़र, फिर उनको एक्सेस करने का जो मेथड्स हैं वो जो है बाज़ दफ़ा लिमिटाइज कर देते हैं यूज़र को, बाज़ दफ़ा असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो हम मेमोरी को एक्सेस कैसे करते हैं ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। प्रोसेसिंग ये है, क्या करता है कंप्यूटर, ज़ाहिर बात है उसमें CPUs GPUs वगैरह लगे हुए हैं जो कि ग्राफिक प्रोसेसिंग को GPUs आजकल कर रहे हैं, और CPU में तो सारा ही सेंट्रल प्रोसेसिंग में तो सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। ये इसकी स्पीड्स, इसकी तमाम चीज़ें हैं जो है वो This affects when systems run too slow or too fast. The myth of the infinitely fast machine जो है वो अभी भी हमारा एक मिथ बना हुआ है कि हमारे पास कोई ऐसी मशीन है जो इनफाइनेटली फास्ट प्रोसेसिंग करे। ये सारी चीज़ें लिमिटेशंस ऑन प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो CPU की लिमिटेशंस आ जाती हैं। कितने हर्ट्ज़ का, गीगा हर्ट्ज़ का आपने CPU लगाया हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती है। उसके साथ पेरिफेरल डिवाइसेस कितनी हैं, कितने प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, सो ये सारी चीज़ें उसको करती हैं। फिर नेटवर्क्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस, जब हम उसको नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो फिर नेटवर्क स्पीड जो है वो भी एक इम्पैक्ट ले आती है सिस्टम के परफॉर्मेंस में। और अगर इंटरनेट आपने कनेक्ट किया हुआ है और आप कोई और गूगल वगैरह करना शुरू हो गए तो आप की अटेंशन भी डाइवर्ट हो जाती है अपने काम से और आप दूसरे कामों में लग जाते हैं। सो वो भी इम्पैक्ट लाता है परफॉर्मेंस पे। अब इंटरेक्शन की बात करते हैं। द इंटरेक्शन मॉडल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि यूज़र और सिस्टम के दरमियान कौन सी इंटरेक्शन हो रही है। दे एड्रेस द ट्रांसलेशन बिटवीन व्हाट द यूज़र वांट्स एंड व्हाट द सिस्टम डज। अब उसने क्या करना होता है, उसने ट्रांसलेट करना होता है कि सिस्टम क्या, यूज़र क्या चाह रहा है और सिस्टम कर क्या रहा है। हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, अगर हम इनपुट और आउटपुट के ही हवाले से सिर्फ देखें कि जो बिटमैप हमें या जो कलर इमेज हमें नज़र आ रही होती है स्क्रीन पे, जब हम प्रिंट करते हैं तो वो नहीं आती, इसलिए कि कलर इमेज जो हमें कंप्यूटर पे डिस्प्ले पे नज़र आ रही होती है वो RGB फॉर्मेट में होती है, और जो प्रिंट हो रहा होता है वो येलो, ग्रीन, ब्लैक, सो SYGB के ऊपर चल रहा होता है। सो वो रेड ग्रीन ब्लैक के बजाय दूसरे ऑप्शन पे चल रहा होता है, इसलिए आपको जो आउटपुट मिलती है वो नॉट एग्जैक्ट मैच वो नहीं मिलता, थोड़ा सा डिफरेंट मिलता है। सो इसीलिए इसी तरह जब आप सिस्टम में भी कॉन्सेप्ट कर रहे होते हैं, अब अगर मैं स्टाइलस पे काम कर रहा हूं और मैं उसके ज़रिए लिखना चाह रहा हूं कोई इस पेन के ज़रिए, तो जो मैं पेन नॉर्मल पेन पे लिखूंगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, लेकिन जब मैं इस पे यहाँ पे लिखूंगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा। सो ये एस्पेक्ट उस बिल्कुल वो चीज़ नहीं मिल रही होती जो मैं लिखना चाह रहा होता हूँ। समटाइम्स मिल रही होती है। अब ये पेन के साथ तो देखें ये बिल्कुल यही लिख रहा है, लेकिन अब अगर ये, क्योंकि होल्ड मेरा बिल्कुल इसमें पेन की तरह का है, बट अगर मैं माउस से करूँगा तो अब मेरा होल्ड डिफरेंट हो गया। अब अगर मैं लिखूँगा तो अब मेरी राइटिंग आप खुद देख रहे हैं
कि डिफरेंट हो गई, ये एस फ्री हैंड पे लिखा, यहाँ पे डिफरेंट हो गया। सो दिस अफेक्ट्स अ लॉट। सो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एट टाइम्स आपके लिए कि क्या आप कर रहे हैं, किस तरीके से लेके चल रहे हैं। द डायलॉग बिटवीन यूजर एंड सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टाइल ऑफ द इंटरफेस। ये जो डायलॉग हम लिखने का डायलॉग अभी कर रहे थे, इसने क्यों इफेक्ट किया कि ये लिखने का स्टाइल इस पेन को पकड़ के, इस स्टाइलस को पकड़ के बिल्कुल नॉर्मल पेन की तरह हो गया। सो मेरा होल्ड बिल्कुल जैसे नॉर्मल पेन पे होता है वो चला गया, लेकिन जब मैंने माउस पकड़ा तो अब मेरे होल्ड का डिफरेंस आ गया। ये इन्फ्लुएंस कर रहा है मेरे स्टाइल के, इंटरफेसिंग के स्टाइल को, क्योंकि ये जो है बड़ी नेचुरल है, इस पे मेरी बड़ी ज़बरदस्त लर्निंग हुई हुई है। सो इस पे तो मेरा हाथ बड़ा नेचुरल चलेगा, लेकिन इस पे मेरी लर्निंग नहीं हुई, तो अब जो मेरी मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। ये तो बिल्कुल हमने फिजिकल मूवमेंट की बात कर ली, लेकिन यही चीज़ें आपकी एक तरह से रिस्ट्रिक्शंस ला रही हैं जब हम इंटरफेस में डायलॉग करते हैं। अब आपने हेल्पलाइन में उसको पूरा समझाना है, या आपने पूरा सिर्फ ज़बानी उसको हिंट्स देने हैं, हिंट्स के ज़रिए आप उसको हेल्प करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो चाहूँ तो मैं पूरा के पूरा इस पे भी लिख के ले आऊँ अपनी प्रेजेंटेशन पे भी, लेकिन वो शायद आपका जो एक्शन या आपके जो कंसंट्रेशन है, या आपका जो आप जो उसको जिस पे आप अपना अफेक्ट जो है, आपका जो पूरा ध्यान है वो शायद उस लिखने पे चला जाए और आप वो पढ़ना शुरू कर दें। जो मैं बोलूँ वो शायद आपको आवाज़ तो आ रही हो, लेकिन आपका ध्यान क्योंकि उस तरफ ना हो तो आप सुने नहीं। सो इसलिए कम लिखा जाता है। अब ये कम लिखने में बाज़ दफ़ा जब रिकॉल करने की कोशिश करते हैं तो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो ख़ास तौर पर नॉर्मल लेक्चर्स होते हैं। वीडियो लेक्चर्स में तो आपको थोड़ा सा ये एडवांटेज है कि आप वीडियो दोबारा रन करके चेक कर लेते हैं कि क्या बोला था, लेकिन बाद में उसको रिटेन करना प्रॉब्लम हो जाता है। सो इसी तरह से जब डायलॉग सिस्टम्स बनाए जाते हैं, यहाँ पे भी यूज़र एंड सिस्टम्स जो हैं वो स्टाइल ऑफ द इंटरफेस पे इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, दोनों पे इन्फ्लुएंस हो जाता है। द इंटरेक्शन टेक प्लेस विद इन अ सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट दैट अफेक्ट्स बोथ यूज़र एंड सिस्टम। अब यूजुअली जैसे अब हम लेक्चर दे रहे हैं, हम सारा कुछ इंग्लिश में लिख के लेके आ रहे हैं, इसलिए कि आपका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश में है, लेकिन हम लेक्चर्स आपको कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़बान में दें, उर्दू में दें, इसलिए कि ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर हम ये सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट ना करें तो वीडियो लेक्चर्स तो अब इंटरनेशनल वीडियो लेक्चर्स बड़े अच्छे प्रोफेसर्स के जो हैं वो नेट पे मिल जाते हैं। अब वो तो जो अगर आपने अमेरिकन ले लिया तो वो अमेरिकन लहजे में इंग्लिश बोलेगा, अगर आपने ब्रिटिश ले लिया तो वो ब्रिटिश लहजे में अंग्रेज़ी बोल रहा है। सिमिलरली अगर आपने कोई यूरोपियन और किसी कंट्री का ले लिया तो उसका एक्सेंट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप कितना उसको समझेंगे, कितना नहीं समझेंगे, ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। हमें भी ये समझाया जाता है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ना दिया जाए, इसलिए कि अगर आपने रेशो बहुत ज़्यादा इंग्लिश में रखा तो शायद समझ में ना आए। और ऑब्वियसली हमें भी पता है कि जो आप लोग हैं वो डिफरेंट ज्योग्राफिक लोकेशंस पे मौजूद हैं, कितनी इंटरेक्शंस अंग्रेज़ी में हुई हैं नहीं हुई हैं, इनको हम थोड़ा सा रखते हैं। सो ये जो लेक्चर्स हैं हमारे, ये ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी हैं, लेकिन हम सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी देख रहे हैं, इवन ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट को भी देख रहे हैं कि कहाँ पे लिखा जा रहा है। सो इसलिए इसको डिफरेंट तरीके से हम हैंडल कर रहे हैं। अब हमने पैराडाइम्स में जब बात की तो एग्जांपल्स ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर बिल्डिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स प्रोवाइड पैराडाइम्स फॉर डिजाइनिंग यूजेबल इंटरैक्टिव सिस्टम्स। सो हमें पहले तो ये देखना होता था कि कौन कौन सी इफेक्टिव स्ट्रेटजीज जो हैं वो इंटरैक्टिव सिस्टम के लिए हमें यूज़ करनी चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि जो अच्छे एग्जांपल्स हैं उनको लेके चलें, फिर उनको अपने सोशल और अपने ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा चेंज करके उसको इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके चला जाए, ताकि हमें भी पता चल जाए कि जब यूजेबल
इंटरेक्टिव सिस्टम्स जो पहले बने हुए हैं वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, और फिर उनको लेके जब हम चलते हैं या बनाते हैं, अपना सिस्टम भी डिज़ाइन करते हैं, तो वो आसानी हो जाती है। और ये भी ना हो कि हम स्क्रैच से री इन्वेंट द व्हील करें, तो जो जो चीज़ें यूजेबल हो सकती हैं उनको हम लेके चलें। द एवोल्यूशन ऑफ दीज यूजेबिलिटी पैराडाइम्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अ गुड पर्सपेक्टिव ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग। और जब हमने यूजेबिलिटी के पैराडाइम्स देखे, जब कंप्यूटर की यूजेबिलिटी के हिस्ट्री को भी देखा, तो हमें भी ये पता चला कि इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग एक डिमांड तो थी, लेकिन हिस्टोरिकली वो गुड प्रैक्टिसेस को यूजेबिलिटी ने कैसे कैसे उसको इन्फ्लुएंस किया, और इन पैराडाइम्स को इवॉल्व करके बेहतर से बेहतर करते चले गए। जैसे अब हम ये देख रहे हैं कि अब 2D से हम 3D और वर्चुअल वर्ल्ड में और ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। सो ये पैराडाइम शिफ्ट है, बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। दीज पैराडाइम्स रेंज from the introduction of the time-sharing computers through the WIMP and web to ubiquitous and context-aware computing। So हमने Windows आइकॉन मेन्यू पॉइंटर्स से स्टार्ट किया, फिर वेब की तरफ गए, फिर हम यूबिक्यूटस कंप्यूटिंग में गए जहाँ पे सीमलेस कंप्यूटिंग शुरू हो गई, और अब हम कॉन्टेक्स्ट अवेयर कंप्यूटिंग की तरफ जा रहे हैं। सो ये पैराडाइम शिफ्ट की हमने हिस्ट्री देखी। फिर हम डिज़ाइन प्रोसेस की तरफ चले गए। डिज़ाइन प्रोसेस में हमने देखा कि इंटरेक्शन जो था डिज़ाइन बेसिक्स का, उनको थोड़ा सा देखा कि इज़ अबाउट क्रिएटिंग इंटरवेंशंस इन ऑफन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यूजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ मैनी काइंड्स इंक्लूडिंग पीसी सॉफ्टवेयर, द वेब एंड द फिजिकल डिवाइस। सो इंटरेक्शन डिज़ाइन जो है वो हमने क्या किया कि हमने जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में इंटरवीन करके टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने, चाहे वो पीसी सॉफ्टवेयर था या वेब था या फिजिकल डिवाइसेस थी, हमने डिज़ाइन को बनाया। अब डिज़ाइन इन्वॉल्व्स अचीविंग गोल्स विद इन कंस्ट्रेंट एंड ट्रेड ऑफ बिटवीन दीज। सो हमें गोल्स और कंस्ट्रेंट के दरमियान ट्रेड ऑफ भी करना था और अचीव भी करना था। सो हम इस ट्रेड ऑफ के साथ के हमें गोल को अचीव करना है और हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम उसके ट्रेड ऑफ के दरमियान में से निकलते हुए और अपने जो गोल की तरफ रवां दवा रहे और गोल हासिल किया। अंडरस्टैंडिंग द रॉ मटेरियल्स कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन, हमें इसमें डिज़ाइन को बनाते वक्त कंप्यूटर और ह्यूमन को सामने रखना है। एक्सेप्टिंग लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन एंड डिज़ाइन, और हमें ह्यूमंस की भी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना है और डिज़ाइन की भी जो इम्प्लीकेशंस हैं उनको भी हमने अपने सामने रखना है लिमिटेशंस के साथ। सो the design process has several stages and is iterative and never complete। so हमने ये बताया भी था कि डिज़ाइन प्रोसेस जो है उसमें की several stages हैं और वो iterative है और वो कभी भी complete नहीं होता, क्योंकि हम उस डायलेमा में फंस जाते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा इटरेशन करें उस डिज़ाइन को बहुत अच्छा बनाने के लिए, तो हम एक ही एस्पेक्ट पे रुके रहेंगे, आगे की तरफ तो हम जा ही नहीं पाते। सो अगर हम प्रोटोटाइप में ही बहुत अच्छी जो इटरेशंस हैं वो कर लेंगे, तो जब हम यूज़ करने जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि यार वो तो हमने जो प्रोटोटाइप में की थी वो हमने अच्छा सैंपल नहीं लिया था बंदों का, या हमने सारे उसमें नोवाइस नहीं रखे थे, और सारे यूज़ जो बड़े एक्सपीरियंस थे या जिनको थोड़ा बहुत नो हाउ थी उनको रख लिया था, और जब नोवाइस ने इसको यूज़ किया, बिल्कुल बिगनर ने यूज़ किया, तो वो तो सिस्टम बैठ गया। सो इट्स सॉर्ट ऑफ नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाता है एक तरह से। इंटरेक्शन स्टार्ट्स विद getting to know the users and their contacts। इंटरेक्शन स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होती है? सबसे पहले तो हमें यूज़र को समझना होता है कि कौन से यूजर्स हैं, फिर उनका कॉन्टेक्स्ट कि वो किस जगह पे हैं, क्या काम कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए उनको हमने यूज़ करना है, कौन सा सिस्टम उनके लिए बनाना है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट हो जाता है। फाइंडिंग आउट हु दे आर एंड व्हाट दे आर लाइक, प्रोबेबली नॉट लाइक यू। सो सबसे पहले कौन है, क्या पसंद करते हैं, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो आप नहीं हैं तो आपकी सारी पसंद उनकी पसंद नहीं होंगी। और ये कैसे होता है? टॉकिंग टू देम, वॉचिंग देम, उनसे बात की जाए, उनको ऑब्जर्व किया जाए। सिनेरियोज और रिच डिज़ाइन स्टोरीज, जब हम सिनेरियो बिल्ड करते हैं डिज़ाइंस में तो वो फिर रिच डिज़ाइन स्टोरीज बन जाती है, विच कैन बी यूज्ड एंड रीयूज्ड थ्रू आउट डिज़ाइन। दे हेल्प अस सी व्हाट यूज़र विल वांट टू डू। सो हम सिनेरियोज, चाहे वो हमने जो देखा होता है या उनसे जो बातें की होती हैं, उनको हम अपने पास रिकॉर्ड कर लेते हैं, उन सिनेरियोज में उनको देखते हैं। सो
उस सिनेरियो को लेके बार बार यूज करके हम ये देखना चाहते हैं कि यूजर करना क्या चाह रहे हैं. दे गिव अ स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू ऑफ यूजर्स इंटरेक्शन इंक्लूडिंग व्हाट दे सी डू एंड आर थिंकिंग. सो हम ये स्टेप बाय स्टेप, चाहे वो कॉग्निटिव वॉक थ्रू के जरिए हो, चाहे वो एक्सपर्ट ओपिनियन के जरिए हो, किसी भी तरीके से हम ये देखने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो इंटरेक्ट करते हुए क्या देख रहा है पहले, फिर उसको कैसे कर रहा है. जैसे ही आपने सिस्टम दिया वो उसको देख कैसे रहा है, परसीव कैसे कर रहा है, फिर उसको कर कैसे रहा है, और करते वक्त और देखते वक्त सोच क्या रहा है. ये उसके तमाम ऑब्जर्वेशंस हम लेते हैं स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू करके. यूजर नीड टू फाइंड देयर वे अराउंड अ सिस्टम. और यूजर को भी हमें ये बताना है कि वो अपनी सिस्टम में उसके पास निकलने के कौन से रास्ते हैं. अगर एरर आ गई है तो क्या वो एस्केप करके उस एरर से फारिग हो सकता है, या वो सीमलेसली उस एरर से निकल सकता है या नहीं निकल सकता. उसको रिजॉल्व कैसे करना है. वो उसने अगर कोई गलत काम कर दिया है तो उसके पास क्या बैक जाने का ऑप्शन है या नहीं है. सो दिस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग यूजर नो वेयर दे आर, वेयर दे हैव बीन एंड व्हाट दे कैन डू नेक्स्ट. सो सबसे पहले कि वो कहाँ पे हैं सिस्टम में, कहाँ थे वो इससे पहले, और नेक्स्ट उनको क्या करना है. सो ये उनको अवेयरनेस दिलानी है सिस्टम के अंदर ही. क्रिएटिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर्स दैट आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड फिट द यूजर नीड्स. अब आपने ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने हैं जो आसानी से यूजर उनको समझ सके और यूजर नीड्स के मुताबिक जो है वो यूजर नीड्स जो हैं उसके अंदर, सिस्टम्स के अंदर फिट हो रही हों बड़े आराम से, पता ही ना चले उसको, और वो उसकी तमाम नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा हो. डिजाइनिंग कॉम्प्रिहेंसिबल स्क्रीन्स एंड कंट्रोल पैनल. एज मच एज पॉसिबल आपका जो स्क्रीन है या आपने जो कंट्रोल पैनल बनाए हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए. उनमें अगर आपने स्पेसेस देनी हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, तो वो आप वाइट स्पेस और सारी चीज़ें बनाएंगे. कितनी चीज़ें हो सकती हैं, ना आप उसमें ओवरलोड करना चाहेंगे, ना आप उसको अंडरलोड करेंगे. सो आपका बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डिज़ाइन होना चाहिए स्क्रीन का भी और कंट्रोल पैनल्स का भी. Complexity of design means we don't get it right first time, so we need iteration and prototypes to try out and evaluate. So अगर हमें ये लगता है कि यूज़र ने बताया कि ये डिज़ाइन बड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमें ये नहीं समझ में आ रहा, तो हमें ये सबसे पहले ये बात मान लेनी चाहिए कि हमने जो डिज़ाइन पहली दफ़ा बना के उनको दिया है वो ठीक नहीं है. अब हमें ठीक करने के लिए ज़ाहिर बात है हमें फिर डिज़ाइन प्रोसेस की बेसिक्स की तरफ जाना पड़ेगा, उसको इटरेट करना पड़ेगा, नया प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा, और फिर उन डिज़ाइन प्रोसेस को और प्रोटोटाइप को इवेल्युएट करना पड़ेगा ताकि वी कुड गेट इट राइट. बट इटरेशन गेट ट्रैप्ड इन लोकल मैक्सिमा. अब जो इटरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो लोकल मैक्सिमा में किसी एक, लेट सपोज कि आप स्क्रीन के कलर्स के ऊपर ही लगे हुए हैं कि कलर्स बड़े अच्छे होने चाहिए. सो अब आप क्या करेंगे कि उसी कलर को बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे. ये शेड यार अब थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, एंड सो ऑन सो फोर्थ. सो ये लोकल मैक्सिमा है कि उस लोकलाइज जगह पे आप मैक्सिमम अचीवमेंट की कोशिश कर रहे हैं. सो ये नहीं अच्छी चीज़ होती. डिज़ाइंस दैट हैव नो सिंपल इम्प्रूवमेंट्स बट आर नॉट गुड. सो डिज़ाइन जिनमें सिंपल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही वो अच्छे नहीं होते. हमें सिंपल इम्प्रूवमेंट के साथ डिज़ाइंस को इवॉल्व करने की ज़रूरत होती है ताकि डिज़ाइन बेहतर हो जाए. थ्योरी एंड मॉडल्स कैन हेल्प गिव गुड स्टार्ट पॉइंट्स. अगर हम थ्योरी और जो गुड मॉडल्स हैं, गुड प्रैक्टिसेस हैं, उनको लेके चलें तो हमें एक अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा डिज़ाइन बनाने का, सो दैट हम उसको पहली दफ़ा गलत ही ना बनाएं. उसमें इम्प्रूवमेंट तो हर वक्त ही गुंजाइश रहती है. एक चीज़ जो हमने सीखी है रिसर्च में कि मैन मेड सिस्टम्स आर नेवर परफेक्ट. जो इंसान बनाता है वो ज़ाहिर बात है, और हमारा तो ईमान भी है कि सिर्फ अल्लाह ताला ही की वो ज़ात है जो कि परफेक्ट सिस्टम बना सकती है. तो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश तो हर वक्त रहती है, लेकिन आप लोकल मैक्सिमा के ट्रैप में ना फंसें. आप एक ही चीज़ को, उसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट को लाने की कोशिश ना करें, आप ओवरऑल डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट लाएँ. फिर HCI इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस में हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोवाइड्स अ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द डिज़ाइन प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस कैन बी असेस्ड
फॉर इट्स इफेक्टिवनेस इन इंटरैक्टिव सिस्टम डिज़ाइन। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो हमें प्रोवाइड करती है कि स्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन को हम समझ सकें, फिर उस प्रोसेस को हम असेस कर सकें, उसको इवेल्युएट कर सकें, और फिर हम देखें कि वो कितना इफेक्टिव है। इंटरैक्टिव सिस्टम डिज़ाइन जो हमने बनाया है डिज़ाइन, वो कितना इंटरैक्टिव है। अगर वो इंटरैक्टिव नहीं है तो फिर जाहिर बात है प्रॉब्लम्स होंगी। यूजिबिलिटी इंजीनियरिंग promotes the use of explicit criteria to judge the success of a product in terms of its usability. So usability engineering terms है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसमें वो एक तरह से हमें एक फुल फ्लैच क्राइटेरिया मिल गया है जिसके ज़रिए हम जज कर सकते हैं सक्सेस ऑफ अ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ इट्स यूजेबिलिटी, के वो कितनी यूज़ हो रही है, कितनी यूजेबल है, कितनी यूज़फुल है। अलग चीज़ है कितनी यूजेबल है, लोग इसको एट ईज यूज़ कर रहे हैं या वो फंस जाते हैं, इनिशियल सिस्टम में ही फंस जाते हैं, आगे जा ही नहीं पाते। सो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो यूजेबिलिटी इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोसेस है वो हमें दे रहा है। So iterative design practices work to incorporate crucial customer feedback। जो iterative design practices होती हैं वो कोशिश ये करती हैं कि जो crucial customer feedback है उनको अर्ली डिज़ाइन प्रोसेस में ही इनकॉर्पोरेट कर लें, उनको शामिल कर लें, क्योंकि अगर वो नहीं शामिल करेंगे तो वो इवेंचुअली इफेक्ट करेगा यूजेबिलिटी में, और हमें वो क्रिटिकल डिसीजंस इनिशियली मेक कर लेने चाहिए जहाँ पे कस्टमर की फीडबैक हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वो इनिशियल लेवल पे ले लें। अगर वो हम उसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे लेंगे तो हमारा फिर से स्क्रैच से काम शुरू हो जाएगा, जो कि टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है और बाज़ दफ़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता, बल्कि यकीनन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता। सो इस चीज़ के लिए हमें इटरेटिव डिज़ाइन प्रैक्टिसेस की तरफ जाना पड़ता है। डिज़ाइन इन्वॉल्व्स मेकिंग मेनी डिसीजंस अमंग न्यूमरस अल्टरनेटिव्स। सो डिज़ाइन को हमें सबसे पहले जो है वो बहुत सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं उनके दरमियान डिसीजंस लेके बेस्ट की तरफ जाना होता है। डिज़ाइन रैशनल प्रोवाइड्स एन एक्सप्लिसिट मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग दोज डिज़ाइन डिसीजन एंड द कॉन्टेक्स्ट इन विच द डिसीजन विल वेट। अब हमें एक डिज़ाइन रैशनल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसमें हम ये बताएं कि हमने ये जो इतने सारे ऑल्टरनेटिव में से ये जो चूज़ किया है ये किस बेस पे किया है, इसकी वजह क्या थी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था जिसकी वजह से हमने ये डिज़ाइन किए हैं, ताकि जब हम अगर हमें कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो हमें पहले अपने डिसीजन की रीज़न ज़रूर पता हो। ये रीज़न नहीं हो कि जी हमने क्योंकि सोच लिया था इसलिए हम यहाँ इसको लेके चले, दैट इज़ नॉट अ गुड रीज़न। डिज़ाइनिंग फॉर मैक्सिमम यूजिबिलिटी इज़ द गोल ऑफ इंटरैक्टिव सिस्टम डिज़ाइन। जब भी हम डिज़ाइन करना चाहते हैं इंटरैक्टिव सिस्टम्स तो हमारी कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम यूजिबिलिटी हो। बिल्कुल मैंने इनिशियल भी इस लेक्चर में बात की थी कि सारा ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इस चीज़ पे बेस कर रहा है कि ह्यूमन और कंप्यूटर के दरमियान मैक्सिमम इंटरेक्शन हो। जब वो इंटरेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा तो खुद ब खुद यूजिबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। Abstract principles offer a way of understanding usability in a more general sense, especially if we can express them within some coherent catalog. अगर हम abstract principles को लेके चलें जब हम डिज़ाइन कर रहे हों, एब्स्ट्रैक्शन का प्रोसेस लेके चलें, उसकी डेप्थ में ना जाएं, तो हम एक अच्छी एक अगर और उनको अपने डिज़ाइन रैशनल और डॉक्यूमेंट में रख रहे हैं तो हमारे पास एक बड़ी अच्छी कैटलॉग सी बन जाएगी कि हम ने ये वाला डिज़ाइन इस वजह से यूज़ किया, और हमारे पास जो है यूजिबिलिटी को भी हम देख सकेंगे कि जब हमने इस रैशनल पे बेस करके ये सारा कुछ किया था तो क्या वो यूजेबल भी रहा या नहीं रहा। सो ये एक तरह से हमारे पास एक अच्छी सेंस बना देगा। Design rules in the form of standards and guidelines provide direction for design in both general and more concrete terms in order to enhance the interactive properties of the system. Based on those rationale हम design rules बना लेते हैं। उन design rule को जब हम
स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन की फॉर्म में डिज़ाइनर को दे देते हैं, तो वो एक तरह से डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, जो कि जब एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे होगा तो ऑब्वियसली वो जनरलाइज्ड एस्पेक्ट बताएगा, लेकिन जब वो डिटेल फॉर्म में होगा तो वो इन कंक्रीट टर्म्स उसको बताएगा कि उसने किस रूल, किस डिज़ाइन स्टैंडर्ड को लेके चलना है। और ये जो है, हम इससे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्टिव प्रॉपर्टीज जो सिस्टम्स की हैं, उनको बेहतर कर दिया जाएगा। डिज़ाइन रूल्स में द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड डिज़ाइंस आर ऑफन समराइज्ड थ्रू गोल्डन रूल्स ऑफ ह्यूरिस्टिक्स। सो जो बहुत अच्छा डिज़ाइन रूल्स हैं वो ह्यूरिस्टिक्स हैं, जिसमें गोल्डन रूल्स बना दिए गए हैं। हमने थंब रूल्स की बात जैसे करते हैं कि 4 थंब्स जब यूं आप लेके चलेंगे तो वो लेफ्ट पे लेके चलेंगी, और अगर आप उसको उल्टा कर लेंगे तो वो राइट लेके चलेंगी। अब ये गोल्डन रूल ऑफ हैं, इनको लेके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा डिज़ाइन बनेगा। सो ह्यूरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये करेंगे तो ऐसे होगा, इस तरीके से आप लेके चलते हैं। Design pattern provides a potentially generative approach to capturing and reusing design knowledge. So design patterns जो हैं वो आपको ये बता देते हैं कि अगर आपको पता है कि आपके पास पैटर्न्स हैं डिज़ाइंस के, और आप ये देख रहे हैं कि अकाउंट्स का, जैसे अकाउंट सिस्टम्स जो इंटरेक्टिव अकाउंट सिस्टम्स बने हुए हैं, आप उसमें देख रहे हैं कि मेजर पैटर्न क्या है। सो उस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। इसकी एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं कि देखें, एटीएम मशीन्स को देख लें, तकरीबन डिफरेंट कंपनीज की मशीन्स आ रही हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, किसी में बटन है, किसी में टच सिस्टम है स्क्रीन के ऊपर ही, लेकिन जो उनका जो प्रिंसिपल है, पैटर्न जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। सो वो रीयूज हो रहा है क्योंकि वो एक प्रैक्टिस बन गई है, वो एक स्टैंडर्ड बन गया है, उसको फॉलो कर रहे हैं। सो उसी में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो हो रही है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ को उन्होंने सेम रखा हुआ है। सो एक पैटर्न बन गया है कि एटीएम का ये पैटर्न होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट में हम कहते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम प्रोवाइड अ मींस ऑफ इफेक्टिवली ट्रांसलेटिंग एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन एंड यूजेबिलिटी प्रिंसिपल्स इनटू एन एक्सिक्यूटेबल फॉर्म। दीज टूल्स प्रोवाइड्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्विसेज फॉर द प्रोग्रामर। सो प्रोग्रामिंग टूल्स जो इंटरेक्टिव सिस्टम्स के हैं, हम उसमें ये चाह रहे हैं कि जो हमने एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइंस बनाए हैं उनको हम इफ़ेक्टिवली ट्रांसलेट कर सकें ताकि वो कंक्रीट फॉर्म में बन सके। फिर हम देखते हैं कि यूजेबिलिटी प्रिंसिपल जो हमने किए हैं उनको भी हम ट्रांसलेट कर सकें ताकि हम एग्जीक्यूटेबल लेवल पे डिज़ाइन और यूजेबिलिटी को ला सकें। सो ये जो है प्रोग्रामिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं। Windowing systems are a central environment for both the programmer and user of an interactive system, allowing a single workstation to support separate user systems threads of action simultaneously. So windowing system जब इन्वॉल्व हुआ और वो सिंगल प्रोसेस से मल्टीपल प्रोसेस की तरफ आया, सो ये यूज़र के लिए भी और जो प्रोग्रामर है उसके लिए भी एक इंटरेक्टिव सिस्टम का सेंट्रल एनवायरनमेंट बन गई। ये इसने अलाउ किया सिंगल वर्क स्टेशन टू सपोर्ट सेपरेट यूज़र सिस्टम्स थ्रेड्स ऑफ एक्शन साइमल्टेनियसली। उसने क्या किया कि साइमल्टेनियस यूज़र थ्रेड्स जो हैं उनके एक्शंस को सपोर्ट करने के लिए मौका दे दिया, सो दैट कि आप मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकें। Interaction toolkits abstract away from the physical separation of input and output devices, allowing the programmers to describe behaviors of objects at a level similar to how the user perceives them. अब जो इस टूल किट्स ने अलाउ किया वो ये किया कि इनपुट कौन सी होनी है, इनपुट डिवाइस क्या माउस होगी कि जॉयस्टिक्स होगी कि क्या होगी, वो इससे बाहर निकल गए। उनको ये वो इस इन चीज़ों को या आउटपुट स्क्रीन पे जानी है कहाँ जानी है, वो इन चीज़ों से बाहर निकल के सिर्फ बिहेवियर के, अगर ये बटन प्रेस हुआ तो क्या बिहेवियर होना चाहिए सिस्टम का, उसकी तरफ चले गए। सो ये एग्जैक्टली वही लेवल है जो यूज़र परसीव करेगा। उसको ये मतलब नहीं है अगर नेक्स्ट बटन मैं यहाँ से जा रहा हूँ, चाहे मैं डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूँ या मैं एंटर दबा रहा हूँ। द प्रोसेस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज
to move on to the next page. So यूज़र के लिए, चाहे मेरे लिए, परसीव ये नहीं करना कि मैंने माउस का क्लिक किया है, कि मैं इस एरो बटन को क्लिक किया है या मैंने एंटर दबाया. द पॉइंट इज कि मैंने नेक्स्ट पेज पे जाना है. User interface management systems are the final level of programming support tools, allowing the designer and programmer to control the relationship between the presentation objects of a toolkit with their functional semantics in the actual applications. अब जो user interface management system बना, ये final programming support tools था, allowing the designer and programmer to control the relationship between the presentation. उसने allow किया programmer को भी और user को, designer को भी कि जो object की presentation है उसके अंदर functional semantics क्या होंगे एक्चुअल एप्लीकेशन में. अब जिसने भी ये माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट का बनाया, उसके पास ये आ गया कि जब भी नेक्स्ट का बटन दबे, चाहे वो एंटर के साथ हो, चाहे उसकी एरो कीज के साथ हो, चाहे माउस का क्लिक हो, चाहे वो माउस पे जो रोल कर रहा होता है वो एस्पेक्ट हो, जो उसके पीछे सिमेंटिक ये होगी कि मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज, गो टू नेक्स्ट पेज, वो जंप ले लेगा पेज नंबर 31 से 32 की तरफ. सो ये एक तरह से वो प्रोवाइड करता है यूजर इंटरफेस मैनेजमेंट सिस्टम. इवैल्यूएशन टेक्निक्स में हमने देखा इवैल्यूएशन टेस्ट द यूजेबिलिटी, फंक्शनैलिटी एंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरेक्टिव सिस्टम. सो इवैल्यूएशन जो तरीक़ेकार था, हमने जो टेस्ट थे वो यूजेबिलिटी के ऊपर थे, फंक्शनैलिटी थी कि क्या सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा सिस्टम, और फिर एक्सेप्टेबिलिटी थी, क्या यूज़र इसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा. और ये जो इवैल्यूएशन थी ये हमने बात की थी कि लेबॉर्ट्री उसमें इन्वायरमेंट में भी हो सकता है, यूजली ये प्रोटोटाइप्स के साथ होता है, और इन द फील्ड भी हो सकता है. यूजली ये जो होता है ये आपका फुल फ्लैश सिस्टम्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट आ जाते हैं जहाँ पे आपको प्रोटोटाइप्स भी इन द फील्ड जाके करने होते हैं. सम अप्रोचेज आर बेस्ड ऑन एक्सपर्ट्स इवैल्यूएशन. अब हमने कुछ ऐसी अप्रोचेस थी जहाँ पे हम एक्सपर्ट्स को यूज़ कर रहे थे, जैसे एनालिटिक मेथड था जहाँ पे एनालिटिक करनी थी, फिर रिव्यू मेथड था, या मॉडल बेस्ड मेथड्स थे. सो ये हमारे एक्सपर्ट्स को लेके चल रहे थे. सम अप्रोचेज इन्वॉल्व यूज़र एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, जैसे कि ऑब्जर्वेशनल मेथड थे जहाँ पे यूज़र को ऑथेंटिक ऑब्जर्व जो है वो एक्सपर्ट कर रहे थे, लेकिन यूज़र को इन्वॉल्व कर रहे थे. एक्सपेरिमेंट जो है वो यूज़र पे हो रहा था. या क्वेरी मेथड्स थे, यहाँ पे भी जो है वो एक्सपर्ट्स क्वेरी कर रहे थे लेकिन यूज़र को इन्वॉल्व कर रहे थे. एंड इवैल्यूएशन मेथड्स मस्ट बी चूजन केयरफुली एंड मस्ट बी सूटेबल फॉर द जॉब. अब जो भी इवैल्यूएशन करनी है वो हमें ये देखना है कि किस जॉब के लिए कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, और उसके मुताबिक उसको हमने चूज़ करना होता है कि लेबॉर्ट्री के लिए जो इन फील्ड के बगैर टेस्ट ही नहीं हो सकता, उसकी इवैल्यूएशन लेबॉर्ट्री में करके हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते अपने सिस्टम को. Universal design is designing systems so that they can be used by anyone in any circumstances. अब हमारी कोशिश ये होती है कि HCI में कि जो हम जितना यूनिवर्सल, ऑल्दो हमने कहा था कि कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस होनी चाहिए और उसकी एथनोग्राफी और सोशल एस्पेक्ट्स को हम सामने रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये होती है कि जितना पॉसिबल हो सके वो यूनिवर्सल डिज़ाइन की तरफ जाए, सो दैट कि कोई भी उसको यूज़ कर सके. मल्टी मॉडल सिस्टम जो था आर दोज दैट यूज मोर देन वन ह्यूमन इनपुट चैनल इन द इंटरेक्शन. अब मल्टी मॉडल सिस्टम्स हमने वो बनाए जिसमें सिर्फ माउस की इनपुट ना हो, यानी सिर्फ टच की ना हो, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ये सारे टच सिस्टम है. अगर वो स्पीच ले सके तो स्पीच की भी ले